नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में राजेश खन्ना की बात करेंगे और लेकर चलेंगे आपको तकरीबन 60 दशक 60 के दशक में। और ये वो दौर है जब राजेश खन्ना थिएटर में अपने हाथ पांव मार रहे थे और थिएटर ग्रुप में तब वो जतिन के नाम से ही जाने जाते थे, राजेश खन्ना नहीं बने थे। तो थिएटर के ग्रुप में जतिन की पहचान अब बनने लगी थी और उसका जो आत्मविश्वास था वो भी अब बढ़ रहा था। सपनों को समझिए कि पंख लग गए थे। अब वो थिएटर से आगे बढ़कर फिल्मों के आसमान में उड़ना चाहता था और इस उड़ान की तैयारी में उसने अपनी तस्वीरों के साथ फिल्म निर्माताओं के दफ्तरों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अब शामी थिएटर की रिहर्सल में और दिन फिल्मों में काम पाने की कोशिश में बीतने लगे और तकरीबन इसी समय जतिन के पास थिएटर डायरेक्टर बीएस थापा का बुलावा आया। थापा जतिन को लीड रोल में लेकर एक नाटक निर्देशित करना चाहते थे। अब जतिन की तो खुशी का ठिकाना नहीं था और अगले ही दिन बीएस थापा ने जतिन को गैलॉर्ड्स रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। मुंबई के चर्च गेट के पास बना गैलॉर्ड्स रेस्टोरेंट उन दिनों काफी मशहूर था। ये एक महंगा रेस्टोरेंट था जहां पर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े जाने माने नाम अक्सर नेटवर्किंग या मीटिंग करते हुए नजर आते थे। इनमें कई निर्माता निर्देशक भी होते और यही वजह थी कि फिल्मों में काम पाने के अरमान लिए बहुत से स्ट्रगलर गैलॉर्ड्स के आसपास फुटपाथ पर चक्कर लगाते पाए जाते। एक स्ट्रगलर के तौर पर जतिन भी यहां पर अक्सर आ जाता था। वो अक्सर अभिनेता सुनील दत्त, निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश जैसी शख्सियतों से उन्हें आते जाते देखता और उम्मीद भरी नजरों से देखता, मगर कभी इन लोगों से बात करने की हिम्मत जतिन के अंदर यानी राजेश खन्ना के अंदर नहीं हुई। उस दिन जब जतिन बीएस थापा से मिलने गैलॉर्ड्स पहुंचने ही वाला था कि उसकी नजर रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ी। जतिन ने उस लड़की, खासतौर पर उसके घने लहरदार बालों को बड़े ध्यान से देखा। फिर ये लड़की रेस्टोरेंट के अंदर चली गई और कुछ देर के बाद जब वो खुद गैलॉर्ड्स रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि बीएस थापा के साथ वही लड़की बैठी है जो उसे बाहर मिली थी। थापा ने उसे देखकर कहा कि आओ जतिन, आओ अंदर, इनसे मिलो, ये हैं इस नाटक में तुम्हारी हीरोइन अंजू महेंद्रू। जी, अंजू महेंद्रू। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्रू की पहली मुलाकात। जतिन थोड़ा शर्माया और अपने खास अंदाज में मुस्कुरा दिया। नया नाटक था, नई कहानी थी और एक नई शुरुआत के साथ साथ नई दोस्त, नई गर्लफ्रेंड, नए हमसफर की शुरुआत भी थी। जतिन और अंजू महेंद्रू के नाटक की रिहर्सल शुरू हो गई। हरिदत्त, जो राजेश खन्ना के करीबी रहे, वो बात के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इस नाटक का नाम था महंगा सौदा। नाटक की रिहर्सल करते करते जतिन और अंजू की मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। अंजू बंबई की खुले विचारों वाली लड़की थी जिसकी परवरिश एक आधुनिक माहौल में हुई थी और जतिन का ताल्लुक एक पारंपरिक पंजाबी परिवार से था। अंजू थोड़ी बहुत मॉडलिंग कर चुकी थी और अब फिल्मों में काम करना चाहती थी। फिल्मी दुनिया से उसके परिवार का करीबी नाता भी था। अंजू के नाना राय बहादुर चुन्नीलाल किसी जमाने में बंबई के मशहूर फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिकों में से एक हुआ करते थे। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन उसके मामा थे और ऐसे परिवार से आई अंजू फिल्म इंडस्ट्री के तौर तरीकों से अच्छी तरह से वाकिफ थी और वहीं जतिन के परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। शुरुआत में इन्हीं तौर तरीकों पर लंबी बातें होने लगी और धीरे धीरे दोनों को साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। रिहर्सल के दौरान जतिन उससे अपने सपनों का, अपनी चाहतों का जिक्र छेड़ देता। बातें करते हुए घंटों कैसे गुजर जाते एहसास ही नहीं होता था और हर गुजरते दिन के साथ दोनों की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। नाटक की रिहर्सल कभी पाटकर हॉल में तो कभी भूला भाई मेमोरियल बिल्डिंग में हुआ करती। भूला भाई मेमोरियल बिल्डिंग ही वो जगह है जहां जतिन की जिंदगी से जुड़ा एक बेहद अहम वाकया हुआ।
थिएटर के दौर के जतिन के कुछ दोस्तों ने बाद के दिनों में यह किस्सा सुनाया था, जिसे एक फिल्म मैगजीन ने अपने आर्टिकल में जगह दी थी। उस जमाने में मशहूर एक्ट्रेस और शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली का दफ्तर भूला भाई मेमोरियल बिल्डिंग में हुआ करता था। गीता बाली ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर 12 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के तौर पर शुरू किया था और बाद में कड़े संघर्ष के बाद गीता बड़ी स्टार बनी और 50 के दशक के लगभग हर बड़े अभिनेता के साथ काम किया। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग गीता बाली से मिलने और उनके इसी दफ्तर में उनसे मिलने आया करते थे। जतिन जैसे स्ट्रगलर्स बिल्डिंग के बाहर खड़े इन लोगों को हसरत भरी नजरों से देखते थे और जतिन ने इन निर्माताओं और गीता बाली से मिलने की कई नाकाम कोशिशें की थीं। वो दूसरों से कितना भी छुपा ले, लेकिन दिल ही दिल में वो जानता था कि उसके सपनों की मंजिल थी फिल्मी दुनिया। थिएटर से आगे बढ़कर वो फिल्मों में एक्टिंग करना चाहता था। ये वो दिन थे जब मैं पागलपन वाले सपने देखा करता था। मैं अपने सपने में ऐसे समय की कल्पना करता था जब एक एक्टर के तौर पर मैं लोगों के दिल को छूकर उनकी दुनिया में नया उत्साह भर पाऊंगा, उनके अकेलेपन को कम कर पाऊंगा। ये तमाम बातें बाद के दिनों में राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू के दौरान कही। और कभी कभी ऐसा होता है, जो हम चाहते हैं वो हो भी जाता है। और किस्मत ने एक शाम आखिरकार अचानक जतिन की मुलाकात गीता बाली से करा दी। जतिन उस शाम रिहर्सल के लिए जा रहा था और जब अपने ऑफिस से बाहर आती गीता बाली से उसका सामना हो गया। गीता बाली को सामने देखकर उसका गला सूख गया, वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी घबराहट देखकर गीता बाली ने पूछा, क्या तुम एक एक्टर हो? जतिन कंफ्यूज था। उसने बस गर्दन हिला दी, जिसका मतलब ना था या हां, यह खुद उसकी समझ में भी नहीं आया। खैर, गीता बाली अनुभवी थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम एक्टर बनना चाहते हो? इस बार जतिन ने हां में सिर हिला दिया। गीता बोली, हमें एक पंजाबी फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश है। गीता बाली ने जतिन से कहा कि वो अपनी तस्वीरें और नाम पता उनके ऑफिस में छोड़ दे। उम्मीद की किरण अचानक नजर आ गई थी। अगले दिन ही उसने अपनी तस्वीरें उनके दफ्तर में जमा करा दी और पूरे दिन रिहर्सल के दौरान भी उसका ध्यान पिछली शाम हुई मुलाकात में लगा रहा। चेंजिंग रूम में कुर्सी पर बैठे अचानक उसकी नजर सामने शीशे के अक्स पर पड़ी, अपने अक्स पर। वो जैसे खुद से ही बातें करने लगा और शीशे में देखकर शायद अपने आप को समझाने लगा कि ऐसी उम्मीदें अक्सर किसी मुकाम तक नहीं पहुंचती। और इस ख्याल ने ही उसके चेहरे का रंग उड़ा दिया और फिर अगले ही पल वो खुद को दिलासा देने लगा कि उसे उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ जरूर होगा। पता नहीं क्यों हर गुजरते पल के साथ उसके दिल में गीता बाली की फिल्म में रोल मिलने की उम्मीद बड़ी होती जा रही थी। उसे दिन रात गीता बाली के ऑफिस से आने वाले फोन कॉल का इंतजार रहता। इस इंतजार में कई हफ्ते बीत गए। फिर एक दिन अखबार में उसने गीता बाली की उसी पंजाबी फिल्म का विज्ञापन देखा जिसके लिए उसकी तस्वीरें मंगाई गई थी। खबर फिल्म के लॉन्च की थी और अपना नाम कलाकारों के लिस्ट में न देख उसे ऐसा लगा जैसे उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले ही दिन वो हैरान रह गया जब गीता बाली के ऑफिस से उसके घर पर फोन आया और उसे फिल्म की लॉन्च पार्टी में बुलाया गया था। उसे यह भी बताया गया कि उसे चुने गए हीरो धर्मेंद्र से मुलाकात का मौका भी मिलेगा। पार्टी गीता बाली के घर ब्लू हेवन में रखी गई थी। फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने माने नाम गीता बाली की फिल्म में लॉन्च पार्टी में मौजूद थे। महंगे लिबासों में सजे धजे वो सब कामयाब लोग, फिल्म स्टार्स, निर्माता, निर्देशक, संगीतकार एक दूसरे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। पार्टी ब्लू हेवन के लॉन में थी, जहां धीमा धीमा संगीत बज रहा था। धीमी रोशनी और मेहमानों की मुस्कुराहट के बीच पार्टी पूरी तरह से खिल रही थी। गीता बाली ने देखा कि जतिन एक कोने में बैठा पार्टी में आए मेहमानों को देख रहा है। उसके गोरे चेहरे पर मुहासों के कई निशान थे। उसकी आंखों में इस बड़ी पार्टी में आने की खुशी नहीं थी, बल्कि सवाल थे। और इन पलों में
उसकी आंखें चुभती हुई सी महसूस हुई, जैसे तमाम सवाल लिए वो गीता बाली की तरफ आ रही हो। एक कोने में बैठा हुआ वो सबको देख रहा था, और क्या वो कभी भी इन कामयाब लोगों में से एक बन पाएगा? ये ख्याल शायद उसके दिल की बेचैनी और अकेलेपन को और बढ़ाता जा रहा था। अचानक उसने पार्टी से जाने का फैसला कर लिया। वैसे भी वो यहां कर ही क्या रहा था, उसे यहां बुलाया ही क्यों गया था, ये तमाम सवाल भी राजेश खन्ना के मन में उभर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो अपनी कुर्सी से उठा, उसने देखा कि गीता बाली उसकी तरफ आ रही है। उनके बाल खुले हुए थे और लहराकर उनके कंधे तक आ रहे थे। उनकी आंखें उस पर टिकी हुई थी, और उसके पास आकर गीता ने जतिन से पूछा, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना? जवाब में वो कुछ बोल नहीं सका, मगर उसकी आंखों से छिपे आंसू शायद गीता बाली को नजर आ गए। गीता बाली खुद भी कड़ा संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुंची थी। उन्हें मालूम था कि मजबूत से मजबूत इंसान भी अक्सर संघर्ष के ऐसे थपेड़ों से टूट जाता है। शायद वो महसूस कर रही थी कि उन्होंने जतिन को एक उम्मीद दी थी जो पूरी नहीं हो सकी। वो बोली, ऊपर देखो। उसकी नजरें आसमान की ओर घूम गईं, और आसमान में कितने तारे हैं। एक दिन तुम भी इन्हीं तारों की तरह चमकोगे, एक दिन तुम शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचोगे। ये बात सुनकर अचानक जतिन का गला भर आया। वो कुछ कह नहीं सका। उनकी तरफ देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश की, तो आंखों में न जाने कब से रुके हुए आंसू बह निकले, और उन लम्हों में उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे आंखों से बहते ये आंसू उसके ख्वाब हैं और हकीकत, जैसे एक गर्म तवा जिससे टकराकर भाप बन जाती हैं बूंदें, हवा में मिल जाती हैं। गीता बाली की बातों से उसका हौसला तो बंधा था, लेकिन वो जानता था कि मंजिल अभी दूर है, ख्वाबों तक पहुंचने का लंबा सफर अभी बाकी है। मगर फिर भी दिल में एक छोटी सी उम्मीद फिर से जिंदा हो गई थी। उसने अपने आप से वादा किया कि जिस दिन वो कामयाब होगा, सबसे पहले गीता बाली से ही आकर मिलेगा। लेकिन उससे पहले ही गीता बाली ने ये दुनिया छोड़ दी, जब जतिन राजेश खन्ना बना। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।